आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताता हूं कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, होता क्या है, फ्री रेडिकल्स के क्या क्या यूज हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसी को मैं आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगा कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं और फ्री रेडिकल्स का एप्लीकेशन क्या है, फ्री रेडिकल का इस्तेमाल क्या है। ये सारी बातों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से आता है ये आपको ध्यान से समझना होगा। फ्री रेडिकल्स कहाँ से बनते हैं ये आपको समझना होगा। तो फ्री रेडिकल्स एक्चुअली क्या होता है, यह एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? यह एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन होते हैं उसके बीच में ये जनरेट होता है, बीच में एक फॉर्म होता है, इसी से हो करके रिएक्शन कंप्लीट होता है, ये कहने का मतलब होता है। तो ये इंटरमीडिएट कैसे से आप समझते हो कि आपका कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, आपका कार्बे एनायन होता है, आपका क्या होता है, कार्बे एनायन होता है। इसी तरीके से आपका कार्बीन होता है, आपका कार्बीन होता है। इसी तरीके से आपका नाइट्रीन होता है ना, नाइट्रीन होता है। इसी तरीके से आपका इंटरमीडिएट बेंजाइन होता है, बेंजाइन होता है। इसी तरीके से यह भी एक आपका फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। इसको जो है हमको डिटेल देखना है, यही चीज़ हमको आपको यहाँ पे समझाना। एक एक करके मैं सारे इंटरमीडिएट का डिटेल आपको समझाऊंगा और सभी के रिएक्शंस आपसे फुल्ली डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है फिलहाल। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इसको कैसे बनता है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो CH3 है और यहाँ CH, कुल मिला के CH4 ये हो रहा है। तो जब CH4 है ये, तो CH4 का आपको करना क्या है, आपको, आप सब जानते हो कि ये होमोलिसिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लोन बीच में इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना, मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा और ये आपका H फ्री रेडिकल्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल की अगर हम स्ट्रक्चर बात कर लें तो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर यानी मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बात करेंगे हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल, इसे बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हम बोलेंगे इसको। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो स्ट्रक्चर का क्या होगा, बीच में कार्बन है और यहाँ पे आपका होगा एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, और फिर यहाँ पर एक H आ जाएगा आपका, एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये आपका ट्राइगोनल शेप में आ रहा है, लेकिन एक बात और आपको देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिस्टम, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ जब कार्बन था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था, और जब sp3 होगा तो शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये जो हो जाएगा, ये आपका 3 बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, तो यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो sp2 हो जाएगा, और sp2 होने से इसकी शेप जो मतलब जो ज्योमेट्री आ जाएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिल जाएगा, है ना। ये प्लेनरिटी इसमें आ जाती है और बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बताने वाला हूँ फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो फ्री रेडिकल्स आप देख सकते हो कि ये जो होते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं, इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 बॉन्ड अपने पास है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन अकेले पड़ा हुआ है तो अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो अपने पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उनके बीच है, मतलब 3 बॉन्ड है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 बॉन्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है वो एक ही अकेले पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, इसके वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आप कह सकते हो कि ये जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी ये मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा होता है। अच्छा, होमोलिसिस होने की कंडीशन होते हैं। पहली बात कि आप इसको या तो सनलाइट दे दीजिए, दूसरी बात कि ऑर्गेनिक पैराक्साइड दे दीजिए आप, या आप इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, या कोई भी फ्री रेडिकल्स अलग से इसके पास ला दीजिए। तो ये आपका होमोलिसिस कर बैठेगा और फिर यहाँ पे आपको क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो रेडिकल्स होते हैं वो हमेशा डाइमराइज होने लगते हैं। तो हम आगे पेज पे ले चलते हैं और आपको यहाँ बताते हैं कि जो रेडिकल्स होते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो डाइमर बनाते हैं, डाइमराइजेशन करते हैं। ये बात आपको समझना होगा। डाइमराइजेशन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये अपना फ्री रेडिकल CH3 रहा होगा जो पीछे था और ये भी CH3 है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और फिर ये आपका इथेन का फॉर्मेशन कर जाएंगे, है ना। ये चीज़ है। एक यहाँ पे आपको मैं नोट लिखवा देता हूँ और उसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि डाइमराइजेशन कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा। तो देखो, जो रेट ऑफ डाइमराइजेशन होता है बेटा, जो आपका रेट ऑफ डाइमराइजेशन होता है, मतलब जहाँ पे सेल्फ कंडेंस होगा, मतलब एडिशन का दो रेट ऑफ डाइमराइजेशन, तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स होता है। ये क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स होता है। भैया स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जितना ज़्यादा बड़े ग्रुप होंगे वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है, हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना ताकि इससे आपको एप्लीकेशन बताया जा सके। तो देखो, जैसे अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये बताओ कि यहाँ पर आपका एक फ्री रेडिकल्स है और एक फ्री रेडिकल यहाँ है, यहाँ पर भी आपका एडिशन करा रहे हैं दोनों लोग, यहाँ पर भी दोनों बना रहे, इसका रेट ऑफ डाइमराइजेशन R1 है। दूसरी बात अगर मैं कर दूं कि ये आपका इथाइल फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, ये आपका इथाइल फ्री रेडिकल्स है और उसी इथाइल फ्री रेडिकल को उन्हीं के साथ कंडेंस करा रहे हैं, तो ये आपस में एक न्यू बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ CH2 और ये CH3, ये रेट होगा R2। तीसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल यहाँ R लगा देते हैं, ये आपका फ्री रेडिकल्स है और एक आपका फ्री रेडिकल R है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर भी एडिशन होने वाला है। लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कंडेंस मतलब एडिशन होगा, यानी रेट ऑफ डाइमराइजेशन कहाँ होगा। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि R1, R2 और R3 में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो R1 का सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान देना। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्राउडिंग दिख रहा है। यहाँ 2-2 R ग्रुप आ गया, 2-2 R ग्रुप आने से यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और यहाँ पे देखो हिंड्रेंस का कोई चांस नहीं है। इसीलिए हिंड्रेंस कम होगा तो रेट ज़्यादा होगा, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी से, ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी है। अब अगर मान लो दो अलग अलग ग्रुप में हम कंडेंस मतलब एडिशन कराते हैं, एक्चुअली ये एडिशन रिएक्शन ही कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एडिशन ही है। तो आप हम बोल सकते हैं कि ये इट इज़ एडिशन रिएक्शन,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एडिशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कैसे हैं, अगर मान लो एक एग्जांपल और बात का, अभी तो मैंने सेल्फ की बात की, मान लो कि एक CH3 यहाँ पे ले लिया जाए, ठीक है, और एक मैं यहाँ ले रहा हूँ C2H5 का फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे तुम क्या देखोगे, यहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपके प्रोडक्ट के ढेर सारे प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर कौन कौन से बनेंगे ये आपको ध्यान से समझना है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो 3 प्रोडक्ट तो मेरे सामने दिख रहा है, हो सकता है अगर और भी बनना होगा तो हम इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, एक बार तो ये अपने खुद के साथ सेल्फ करेंगे, ये भी अपना सेल्फ एडिशन कर लेंगे। तो जब सेल्फ करेंगे तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा आपका, ये भी सेल्फ जब करेंगे तो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 और ये CH3। यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं दोनों लोगों के बीच में क्या होगा, अगर ये दोनों के बीच में क्रॉस अगर आपका दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ये है, ये CH2 है, ये आपका CH3 है। तो ये वाला जो दोनों प्रोडक्ट है, ये 1 और ये 2 और ये 3 है। तो देखो यही तो आपका क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। ये वाला जो होगा ये अपना मेजर कहलाएगा, और ये दोनों जो होंगे ये आपके माइनर, मतलब हम कह सकते हैं कि अनवांटेड मटेरियल है, ये कचड़ा है। तो ये हमको नहीं देखना है, हमको क्रॉस वाले को ज़्यादा देखना। लेकिन पॉसिबिलिटी तो दिख रही है ना, जितना बनना है पॉसिबिलिटी तो हम दिखा ही रहे हैं, पॉसिबिलिटी तो बन ही रहा है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटी है तो बनेगा ही बनेगा। तो वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझा रहा था। अब इसके बाद मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल ले चलता हूँ, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से ये वाला बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम इसके जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, इनका यूज वहाँ पे होता है, तो हम उनका यूज वहीं पे कर लेंगे और उस फ्री रेडिकल्स के मैकेनिज्म भी देख लेंगे कहाँ बन रहा है। तो देखिए, जैसे आप जानते हो ऊर्ज रिएक्शन के बारे में, ऊर्ज रिएक्शन के बारे में आप सब लोग जानते हो ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो ऊर्ज रिएक्शन को अगर हम अच्छे से समझें, तो क्या देखने को मिलेगा, हम क्या जानते हैं कि भैया यहाँ पे CH3 और यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है, और यहाँ पर 2 मोल क्या ले रहे हैं, Na। फिर वही सेम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ड्राई ईथर ले लिया जाता है। फिर क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। जब निकलेगा तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3 प्लस यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। अब ये बना कैसे, एक्चुअली आपको सबसे पहली बात ये जानना है, क्योंकि मेन हमारा फंडा यही है। तो चलिए हम इसको बात करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो बेटा देखो, मैकेनिज्म अपने पास 2 होता है। एक मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, और एक होता है आपका आयनिक मैकेनिज्म। तो मैं आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बताऊंगा और एक आपको क्या बताऊंगा, आयनिक मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूं कि फ्री रेडिकल्स जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू कैसे बनता है। तो हम बात करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। बिल्कुल आसान सी इसका मैकेनिज्म है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, ठीक। तो जहाँ आप जानते हो बॉन्ड टूटता है वो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे देखो इसका जो है 2p ऑर्बिटल होता है कार्बन में, और ये क्या होता है, ये आपका 3p ऑर्बिटल। तो जितना बड़े ऑर्बिटल के थ्रू होगा वो अच्छा सा लिविंग ग्रुप होता है, ये माना जाता है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो देखो, ये सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो भैया जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मान लो 2 सोडियम ले लें तो 2 Na+ हो जाएगा।
तो यहाँ देखो ये प्लस चार्ज है ना, मैं 2 इसको भी ले रहा हूँ, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा किसी CH3 को, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पाएगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी, तो क्या बना लेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल 2 बन जाएगा। फ्री रेडिकल भाई देखो अभी इसके पास कार्बन के पास जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर और प्लस 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर के 2NaCl को जनरेट कर देंगे। ये इसका फंडा होता है, ठीक है, ये फंडा इसका है। तो यहाँ पे जब 2 फ्री रेडिकल बना हुआ है यहाँ पर, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे दिखा देंगे और एक फ्री रेडिकल हमारा यहाँ बन जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दे रहे हैं, मान लो ऐसे समझो कि CH3 के पास प्लस चार्ज है, तो अभी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन तो हुआ। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 7 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे करके आपको शो किया हूँ, वही आपको करके दिखाया हूँ। आगे चलते हैं। तो ये कहानी है। दूसरी बात अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि आयनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, आयनिक मैकेनिज्म में क्या फंडा होता है, तो ध्यान से देखो। आयनिक में क्या होता है, पहले तो ये देखो कि फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री रेडिकल है, और प्लस यहाँ पर आपका सोडियम था, जो सोडियम ने क्या करा, प्लस बना लिया खुद को। लेकिन बनाया कैसे, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन पाएगा, ये मिथाइल पाएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा CH3, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और जो ये वाला Na है वो Na यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसी पे। यहाँ पे जब आएंगे तो यही वाला क्या करेगा, दूसरे वाले मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन करा लेगा। 2 मोल लिया जाता था ना, तो ये 1 प्लस हो जाएगा और 1 माइनस, तो यहाँ से Na और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बना लेगा, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा 2NaCl। तो इस तरीके से आयनिक नेचर से तो ऊर्ज रिएक्शन जो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका SN2 के थ्रू हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी ऊर्ज रिएक्शन होते हैं उसमें ऊर्ज रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है ऊर्ज रिएक्शन में। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन, ये आपको ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं भाई। देखो रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, रिएक्टिविटी की जब बात करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि रिएक्टिविटी RAX है यहाँ पर भाई, RAX है। तो RAX में जो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये बॉन्ड जो लेंथ है ना वो बड़ा होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, तब तो रिएक्टिविटी होगी। तो कहा जाता है कि जो आयोडीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर Br होता है, फिर Cl होता है, फिर RF होता है। ये वाला एटम लार्ज होता है, लार्ज होने के वजह से ये जल्दी से निकल जाता है, और ये वाला एटम क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल होने से इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जब भी बनाएंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा अगर डिटेल यहाँ पे हम चर्चा करें आपसे, तो ये भी आपका कार्बन है, ये 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है। ये अगर 2p ऑर्बिटल है तो ये आपका 3p ऑर्बिटल है, ये आपका 2p ऑर्बिटल है तो यहाँ पर आपका 4p ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका 2p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 5p। तो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल बढ़ रहा है उतनी पुअर ओवरलैपिंग होती है। पुअर ओवरलैपिंग होने से जो रिएक्टिविटी होता है बेटा, रिएक्टिविटी की जो बात हम करते हैं वो कुछ इस तरीके से ही करते हैं। यहीं पे रिएक्टिविटी आपका होगा। जो आयोडीन होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से जाता है, वो बैठा नहीं रहता, जल्दी से निकलता है। तो ये कहानी आपका हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, अब आते हैं कि वुड्स रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं।
तो बड़े अच्छे इसमें आपको मैं कंटेंट समझा रहा हूँ। टाइप ऑफ ऊर्ज रिएक्शन की अगर बात कर लें, टाइप ऑफ ऊर्ज रिएक्शन, तो भैया देखो ऊर्ज रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। ऊर्ज रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला होता है भैया सिंपल ऊर्ज रिएक्शन, सिंपल ऊर्ज रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड ऊर्ज रिएक्शन, है ना, मिक्स ऊर्ज रिएक्शन। तीसरी बेटा होता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपको मिलेगा इसका डिसएडवांटेज और फिर अलग अलग रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। तो इसी में से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ सिंपल, फिर इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सिंपल ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। सिंपल ऊर्ज रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है ना। तो देखो ध्यान से, सिंपल ऊर्ज रिएक्शन बिल्कुल आसान है भाई। पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, 2 सेम RX होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोनों एल्किल सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3 और ये Cl है और मैंने सोडियम तो ले लिया ही है, यहाँ पर भी Cl है और ये CH3 है, यहाँ पर क्या है बेटा ड्राई ईथर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो क्या करोगे, यहाँ से तो निकलेगा ना, ये दोनों निकलेगा। अब मैकेनिज्म तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा CH3। तो ये सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ये दोनों सेम ग्रुप होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम बात करें मिक्स्ड ऊर्ज रिएक्शन का, मिक्स्ड ऊर्ज रिएक्शन का, तो मिक्स ऊर्ज रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको ये तो देख लिया जाए। अब यहाँ पे दोनों अलग होना चाहिए, तो 2RX शुड बी डिफरेंट, दोनों RX क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो डिफरेंट जब डिफरेंट होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया CH3Cl और एक ले लिया मैंने CH2CH3Cl और सॉल्वेंट तो वही लेना है। तुम क्या बोलोगे कि सर यहाँ से इन दोनों को 2 मोल सोडियम लेकर के निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये तो तुम्हारा मेजर बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट 2NaCl आपका निकल जाएगा, ये तो तुम्हारा मेजर बनेगा। लेकिन मैं अभी पीछे बताया हूँ कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं प्रीवियस वाले में आऊँ, यहाँ देखो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, जो अलग अलग प्रोडक्ट मैंने बताया था दोनों अलग। देखो यहाँ पे ये वाला एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो जो सेल्फ वाले बन रहा है वो सारे आपके कचड़ा रहेंगे, वो आपके क्या रहेंगे, एकदम कचड़ा है ये। तो ये मेजर रहेंगे और माइनर वाला मैंने आपको बना के नहीं दिखाया, इसलिए ध्यान दे। तो प्रोडक्ट की अगर कोई बात करता है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रोडक्ट अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछ दिया कि इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो बता दीजिए एक तो सेल्फ वाला बनेगा इनकी, एक और सेल्फ वाला बनेगा और एक क्या बनेगा, क्रॉस वाला बनेगा। इसका मतलब कि अगर सेल्फ वाली बात करें तो मिथाइल फ्री रेडिकल से बनाएगा, प्लस इथाइल फ्री रेडिकल जो बनाएगा वो इथाइल फ्री रेडिकल से बनाएगा, और एक जो बनाएगा वो क्रॉस वाला बनाएगा, CH3 CH2 CH3। तो ये जो होते हैं ये अनवांटेड मटेरियल होते हैं, ये गलती से बन गए हैं, ये गलती से आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। लेकिन ये जो है आपका मेजर बनता है, यही हमारे काम का था, ये मेजर बन जाता है। तो ये कहानी है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको बताता हूं कि इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, अब यार इसमें तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई समझने वाली टेंशन ही नहीं।
यहाँ पे तो यार दोनों अलग अलग हैं। सेम ग्रुप। इंट्रा माने क्या होता है? इंट्रा माने सेम मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल आप बोल दीजिए या आप सिंगल मॉलिक्यूल बोल दीजिए। सेम मॉलिक्यूल में यह मिल जाएगा या तो सिंगल मॉलिक्यूल में मिल जाएगा, उसमें होता है। तो कैसे होगा? मान लो कि तुम्हारा ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, और यहाँ पे दे दिया है 2 Na और ड्राई ईथर। तो कह रहा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा यहाँ? ये आपसे सवाल दिया हुआ है। तो भाई आपको एक बात पता है, यहाँ पे एक बात पता है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये आपका होमोलिसिस होगा। जब होमोलिसिस होगा तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल, बाकी 2 NaCl निकल जाएगा। अब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे, और जब बनाएगा तो आपका ये ट्रायंगुलर बन जाएगा जो मोर स्टेबल बन जाएगा, ये मोर स्टेबल बन जाएगा। ये कहानी होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लें, दूसरा, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है ऐसे, और यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर एक Cl है, और यहाँ पे 2 सोडियम दे रखा है और यहाँ पर ड्राई ईथर दे। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप ये ध्यान दे दो कि इसमें क्या क्या रिएजेंट दिख रहा है, वही आपको ध्यान देना है। तो रिएजेंट आपको दिख रहा है क्या क्या है? देखो यहाँ पे ये एक रिएजेंट आपका कि यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, और बनेगा क्या? यहाँ जो बन जाएगा वो आपका 3 बॉन्ड बन जाएगा फ्री रेडिकल बनने के बाद। भाई सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ वाला फ्री रेडिकल अगर हम इसको ऐसे समझें, अगर हम इसको ऐसे समझें तो आपका एक यहाँ था ही, और एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल। अब ये वाला फ्री रेडिकल बना लो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ये आपका जो बन जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, इस तरीके से। तो बेंजीन आपका बन जाता है। इसी तरीके से दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल की कहानी। मान लो 2 मोल हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और एक Cl मैंने यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया, और यहाँ पर 2 सोडियम दे दिया मैंने, और यहाँ पर फिर वही ये कंपाउंड मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, और आपको बोल रहा है कि यहाँ ड्राई ईथर है, प्रोडक्ट बनाइए। तो करना कुछ नहीं है, आप फ्री रेडिकल बना लीजिए, यहाँ से फ्री रेडिकल बना लीजिए। तो एक सोडियम यहाँ पे लगा दो और एक सोडियम यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है। भाई देखो, NaCl ये दोनों निकलेगा, फिर एक और NaCl, इसका मतलब हमारे पास 4 हमको सोडियम NaCl चाहिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 4 बना लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना हुआ है, और आपका यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं, देख सकते हो। तो ये वाला यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये वाला यहाँ पे ऐसे आएगा, और जब आएगा तो क्या बना लेगा? ये आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा। अब यही आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब जैसे इससे फ़ायदे हैं, उससे तो कुछ एडवांटेज भी था, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं इस प्रिंसिपल में, इस थियरी में, इस रिएक्शन में। तो नुकसान क्या? ये देखो, इसको मैं बोलते हैं डिसएडवांटेज। अपने लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब इसके अंदर कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहली बात कि हमेशा ये इवन नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं बनाएगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप ये ले रहे हो और ये ले रहे हो तो इवन ही तो बनेगा, इवन ही तो बनेगा। आप अगर ये वाला कंपाउंड ले रहे हो तो ऑड तो है, लेकिन यही 2 मोल ले लोगे तो ये क्या बनाएगा? इवन बनाएगा। 3 यहाँ है, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। तो इसलिए
दूसरी मेजर प्रोडक्ट है कि CH4 नहीं बना सकते हैं। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर CH4 नहीं बना सकते हैं इस मेथड से। तो ये आपका डिसएडवांटेज रहा, सारे डिसएडवांटेज इसमें है। अब आते हैं हम लोग सबसे आगे इसके वाले चलते हैं कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। इसी का एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। देखो, फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बेंजीन ले लेना है और बेंजीन के साथ Cl ले लेना है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे Cl है और सेम मॉलिक्यूल वहीं ले लेना है, यहाँ पे ड्राई ईथर। तो ये वाला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, बाईफिनाइल बना लेगा। यहाँ से आपका जो बनेगा ये आपका बाईफिनाइल बनेगा और 2 NaCl निकल जाता है। यहाँ पर भी वही कहानी है बेटा, 2 Na जो दिया हुआ है ये आपका 2 Na प्लस बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है, वही इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो ये कहानी है। इसके बाद आता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज भी हो उसमें, एक रिएजेंट ऊर्ज का भी हो सब्सट्रेट और एक फिटिंग का भी हो, तो उसका क्या कहानी है, जिसे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा कि एक तो ऊर्ज का होगा, CH3Cl ले लिया हमने, और 2 मोल सोडियम तो लेना ही पड़ेगा। एक जो लेंगे वो फिटिंग वाला रिएजेंट लेंगे, वो फिटिंग वाला, और ये सॉल्वेंट तो रहेगा ही। तो यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे और फिर ये आपका मिथाइल बेंजीन बोलिए या आप इसको टॉल्यूइन बोलिए, आपका बन जाएगा। लेकिन एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा तो ये मेजर बनेगा। भैया देखो, ये भी तो फ्री रेडिकल बना रहा है, हो सकता है कि ये सेल्फ कंडेंसेशन करके इथेन बना दे, ये भी आपका फ्री रेडिकल बनाएगा, बेंजाइनिक फ्री रेडिकल। तो ये भी हो सकता है कि सेल्फ कंडेंसेशन करके ये बाईफिनाइल भी बना दे। तो ये सारे जो होंगे ये तो माइनर होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कचड़ा है, आप ऐसे बोलिए कचड़ा है, ये बेकार है। हमको मेन जो होगा वो यही बन जाएगा। तो ये होता है। इसके बाद आ जाइए, हम बात करते हैं आपसे अल्मान रिएक्शन। अच्छा, ये सारे जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल के ही थ्रू होते हैं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ सारे इससे कनेक्ट करके। तो भैया फ्री रेडिकल अल्मान में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन महोदय ने क्या लिया, बेंजीन, आयोडोबेंजीन ले लिया और कॉपर का टुकड़ा ले लिया। यहाँ पे 2 मोल आयोडोबेंजीन ले रखा और कॉपर का टुकड़ा रखा और यहाँ हीट किया। जब हीट किया तो यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये आपका बाईफिनाइल, पूरा का पूरा बाईफिनाइल बन जाएगा और इस CuI2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एक आता है, बड़ा पॉपुलर है, पूछा भी जाता है, खूब पूछा जाता है, जिसे कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इससे पूछा जाता है। तो फ्रैंकलैंड साहब ने क्या किया, ये देखिए, इन्होंने क्या किया, 2 मोल RX लिया और जिंक के साथ रिएक्शन कराया। मैं 2 मोल से यहाँ पे हटा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ 1 मोल ये हो जाएगा और 1 मोल यहाँ पर RX ले लिया और इन्होंने हीट किया। तो यहाँ से क्या किया, जिंक के साथ रिएक्शन कराया और R सिंगल बॉन्ड R और ZnX2 बनाया। तो यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पे R फ्री रेडिकल बना होगा। तो ये यहाँ वाला R फ्री रेडिकल और यहाँ वाला R फ्री रेडिकल दोनों मिलके क्या बनाए होंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना दिए होंगे, एल्केन बनाए होंगे। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए, प्रोडक्ट में क्या आपको दिख रहा है, इसमें ये दिखाई देना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे हम बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, तो उसको भी ज़रा देख लिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल कब? बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद क्या हो रहा है ये ध्यान दो। देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक नाम सुने होंगे तुम लोग, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुने होंगे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में यही तो होता है भाई। क्या होता है देखो ध्यान से, इसको अच्छे से समझो। कोल्बे ने क्या किया कि 2 मोल आपका CH3CO और यहाँ O और निगेटिव और यहाँ Na+ ले लिया। साल्ट ऑफ एसिड कहते हैं इसको, सॉल्ट ऑफ एसिड बोलते हैं। जब इन्होंने इसको पानी में डाला और पानी में डाल के इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या हुआ, यहाँ पर बना आपका इथेन प्लस CO2 बना प्लस H2 बना, गैस निकला, और इसी के साथ साथ NaOH बना। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये जो मिला वो क्या मिला, एट एनोड पे मिला, और ये वाला H2 और NaOH जो मिल रहा है ये कहाँ मिल रहा है, एट कैथोड पे मिल रहा है। तो ये बना कैसे होगा एक्चुअली, ये आपको ध्यान से समझना है। ये कैसे बना होगा ये आपको एक बात समझना है, ये ध्यान से समझ लो। देखो ध्यान से, देखो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो एट कैथोड, पहली तो हम कैथोड पे जो रिएक्शन होगा उसकी बात कर लें, कैथोड वाला रिएक्शन। तो भैया पहले 2 मोल आपने पानी लिया था, तो जब तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस देगा और OH- भी देगा, बैलेंस नहीं किया हूं। अब ये कटायन है आपका, ये आपका कटायन की तरह काम कर रहा और ये आपका एनायन की तरह काम कर रहा है। तो जब ये कटायन जो होगा कैथोड पे जाएगा तो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 फ्री रेडिकल बनाएगा। 2 फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। दूसरी बात, जो Na+ बना हुआ था पीछे वाले में, देखो प्रीवियस में, ये जो Na है ये वाला, ये Na+ जो है, ये अगर हम लोग उसके वाले पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये Na+ और ये वाला OH- मिल करके क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो H2 है और NaOH है वो कहाँ मिलेंगे, एट कैथोड पे मिल रहे हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर हम एट एनोड की बात करें, रिएक्शन एनोड पे जो हो रहा है, एनोड वाला रिएक्शन अगर बात करें तो एनोड वाला रिएक्शन क्या होगा। देखो भैया एनोड पे क्या बन रहा है, CH3CO और ये माइनस वाला है। ठीक है, तो 2 मोल जब लेंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो ये दोनों लोग मिलके क्या मराएंगे, ऐसे समझो। इस तरीके से मैं फिर से समझा दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक ऐसे है, तो ये वाला और ये वाला ऐसे निकलेगा जब, तो 2 फ्री रेडिकल आपका CH3 बन जाएगा और यहाँ CO2 बाहर चला जाएगा। तो 2 मोल फ्री रेडिकल आपको मिलके क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। तो इस तरीके से इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन हैं। अब मैं आपको जितना भी मैंने बताया यहाँ से वो आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्लियर समझिएगा, और आपको जहाँ भी डाउट आता है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपका। अब सबसे मेन बात आपको है कि आपने अगर लेक्चर में टाइम दिया, सुना, देखा, तो इसके लिए आपको थैंक यू। प्लस अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे वाला जब भी मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो दूं तो आपको मिलता रहे। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो इस नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि फ्री रेडिकल्स
का जो बनता है उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं। तो इसके आगे वाली टॉपिक होगी फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बेहतरीन आपको मैं समझाऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको हमेशा जो भी अपडेट है वो मिलता रहे। चलिए इसी के साथ थैंक यू।